नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के हालातों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने वर्चुअल प्रेस वार्ता की। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ आंकड़े छुपाने का कार्य कर रही है, जबकि मरीज अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार के लिए कोरोना टेस्ट नहीं बल्कि सरकार के लिए विधायकों का लॉयल्टी टेस्ट जरूरी है। राठौड़ ने वर्चुअल प्रेस वार्ता में वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोरोना टेस्ट और टूल किट सहित सभी मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि आपदा में कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। जो भाषा हमारे देश के दुश्मन बोलते हैं, वही भाषा इस समय कांग्रेस बोल रही है। तो मैं आपको बता दें कि कांग्रेस का अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी गुड़ामिलानी विधायक हेमाराम चौधरी का मामला खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले भी एक और मामला प्रतापगढ़ में अब सामने आया है। यहां प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा और जिले के प्रभारी और जनजातीय मंत्री अर्जुन बामनिया के बीच विवाद खुलकर सामने आया। दरअसल जिले के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में जिले का कांग्रेस का एक भी जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन बामनिया कोविड महामारी को लेकर जिले के दौरे पर हैं। मंत्री बामनिया के प्रतापगढ़ पहुंचने पर जिले के सभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नदारद नजर आए। यहां मंत्री बामनिया ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ भी बैठक ली। बैठक में प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख इंदिरा मीणा नदारद रहे। हालांकि इस बीच अधिकारी जनप्रतिनिधियों को बैठक में बुलाने के लिए बार बार फोन करते रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। जिले के जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि जनजातीय मंत्री अर्जुन बामनिया ने अपने विभाग से जिले के विकास के लिए एक भी रुपया नहीं दिया और विकास के मामले में प्रतापगढ़ को नजरअंदाज किया। जिले के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि विधायक रामलाल मीणा के जिले के विकास को लेकर किए गए कार्यों से जिले में जिला प्रमुख से लेकर सरपंच तक अधिकांश सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। उसके बाद भी प्रतापगढ़ को अनदेखा किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले हेमाराम चौधरी और अब उसके बाद रामलाल मीणा और इंदिरा मीणा का जनजातीय मंत्री अर्जुन बामनिया के दौरे को लेकर एक नया ही विवाद यहां छिड़ गया है। आपको बता दें कि अर्जुन बामनिया के प्रतापगढ़ के दौरे के दौरान जिले के जनप्रतिनिधि वहां से नदारद रहे। साथ ही साथ तमाम जो जिले के अधिकारी हैं वो बार बार फोन करते रहे, लेकिन उसके बाद भी वो किसी भी प्रकार से ना तो इस दौरे में उन्होंने हिस्सा लिया और ना ही जो अधिकारियों के साथ जो महत्वपूर्ण बैठक वहां पर हुई कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर, उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया। और ऐसा उनके अनुसार उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है जनजातीय मंत्री अर्जुन बामनिया पर कि उन्होंने प्रतापगढ़ को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया और अभी तक एक भी रुपया प्रतापगढ़ के विकास को लेकर खर्च नहीं किया गया, जबकि कई बार उनको इस बारे में अवगत कराया जा चुका है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रतापगढ़ से खुद विधायक रामलाल मीणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू सर। रामलाल जी, एक तो राजस्थान कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और इस समय जरूरत है, भले किसी भी पार्टी का विधायक हो या कार्यकर्ता हो, कि कोविड-19 की इस लड़ाई में अपनी सरकार का सहयोग करे और हर एक मोर्चे पर जन जागरूकता अभियान चलाए, कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करवाए, वैक्सीनेशन पर ध्यान दे और जो भी कोविड-19 का इलाज जिन भी अस्पतालों में सीएचसी पीएचसी में चल रहा है वहां की संपूर्ण व्यवस्थाओं पर ध्यान दे। ऐसे में जब एक आपकी ही पार्टी का एक मंत्री जब कोविड-19 को लेकर जिले के दौरे पर पहुंचता है, ठीक है, आपस की जो हम कह सकते हैं खटपट को एक बार को नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन ये जो दौरा था ये कोविड-19 को लेकर दौरा था, इसमें आपका वहां पर होना जरूरी था, लेकिन आपकी अनुपस्थिति वहां पर देखी गई। क्या कुछ कारण रहे? देखो सर, ऐसा है, प्रभारी मंत्री जी हमारे घर से यहाँ आए, उससे पूरे 2.5 साल हो गए मंत्री बने हुए। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने किसी भी पंचायत में 1 रुपया तक नहीं दिया, जबकि कोविड-19 महामारी
जो चली है, भीषण महामारी के अंदर इन्होंने किसी सरपंच को, किसी प्रधान को, किसी एमएलए को, किसी को फोन करके ये नहीं पूछा कि साहब क्या स्थिति है। जी। जबकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इतनी बढ़िया तरीके से व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन प्रभारी मंत्री होने से इनका दायित्व भी तो बनता है कि भाई प्रतापगढ़ के क्या हालचाल है। जी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को फर्जी आंकड़े देते रहे, जी। जबकि हमने यहाँ पे एक एक चीज का माननीय मुख्यमंत्री कर करके बात कर करके काम किया है, और आज हमने कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय से लगाकर जितने भी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं भी हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार पूरा ध्यान दिया है, लेकिन मंत्री जी ने आदिवासी जिला होने के बावजूद, आदिवासी मंत्री जी हैं, जिला आदिवासी बाहुल है, उसके बाद में भी आदिवासियों के उत्थान के 1 रुपया नहीं देना, तो लोगों में हमारे धीरे धीरे इनके प्रति जो आक्रोश फैल रहा था, तो हमने देखा हम जाएंगे हमारे प्रति भी लोग नाराज होंगे, इसलिए हमने प्रधान से लगाकर, प्रमुख से लगाकर, एमएलए को इनके कार्यक्रम में गए। लेकिन रामलाल जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज ये भी तो हो सकती थी, एक बेहतर उदाहरण एक जनप्रतिनिधि के तौर पर ये भी पेश किया जा सकता था कि ठीक है आपने हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी कोविड-19 से हमारा क्षेत्र भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। ऐसे में जब आप यहाँ पर आए हैं तो उस समय उनके सामने, उनके साथ जो बैठक हुई है अधिकारियों की, उस बैठक में शामिल होकर आप अपने विचार रख सकते थे कोविड-19 को लेकर, और उसके बाद भी अगर वो नहीं माने जाते तब आप मुख्यमंत्री से या पार्टी फोरम पर इसको रख सकते थे। लेकिन आपकी अनुपस्थिति, ठीक है आपने लोगों की नाराजगी को देखते हुए आप इस दौरे में शामिल नहीं हुए, आपने अधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं की, लेकिन उसके बाद क्या आपको नहीं लगता अगर आप शामिल होते और उसके बाद आप अपने लोगों से ये कहते कि देखिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया लेकिन फिर भी आप लोगों की भलाई के लिए मैं इस बैठक में शामिल हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि लोग आपसे और खुश हो जाते? देखो, बैठक की बात तो ठीक है, मैं आपको पता है जितनी भीषण महामारी आई, जितनी खास जब इसकी पीक टाइम था, उस समय में पीपी किट पहन के एक एक हॉस्पिटल में जा जाकर निरीक्षण किया, जी, बिल्कुल करी। एमएलए मत से मैंने सारा 3-3 जगह प्लांट लगवा दिए, डलोट पीएससी पे लगवाने के लिए निकलवा दिए, हरनौत सीएससी पे निकलवा दी, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं, और एक एक मरीज को मैं पूरी तरीके से देख रहा था। डॉक्टर पीएमओ से और सीएमएचओ से बराबर संपर्क में था, जिला कलेक्टर से बराबर संपर्क में था जी। और हमारी नाराजगी यही है कि पीक टाइम के अंदर अगर एक बार मंत्री जी का दौरा हो जाता प्रभारी मंत्री जी के नाते, तो हमें भी लगता है कि हमारा भी कोई सुनने वाला है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सारे मंत्रियों को लगाया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जो दे रखे हैं, तो उनका दायित्व तो बनता है कि जिले के में क्या हो रहा है, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। कल भी ये जहाँ गए, एक गांव में, एक बस्ती में इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, 5 जनों को किट बांट के और वहां से रवाना हो गए, पीछे पुलिस ने लोगों को खदेड़ा गया। इस तरह से मैं प्रतापगढ़ जनता के साथ तो अन्याय थोड़ी होने दूंगा। जी बिल्कुल रामलाल जी, इसका मतलब जैसा कि आप मंत्री अर्जुन बामनिया पे आरोप लगा रहे हैं कि वो एक जनजातीय मंत्री होने के बावजूद जनजातीय बहुल क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए या फिर मुख्यमंत्री के पास अपने नंबर बढ़ाने के लिए फर्जी आंकड़े उनके सामने पेश कर देते हैं, तो क्या आपने सही आंकड़े मुख्यमंत्री के समक्ष रखे? माननीय मुख्यमंत्री जी को एक एक बात का प्रतापगढ़ का पता है, क्योंकि जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आती थी तब भी मैं सीएमओ में बात करता था, पूरी तरीके से व्यवस्था हुई। प्रिपरासुलिन की समस्या आई तभी पूरी व्यवस्था हुई। ऑक्सीजन प्लांट की, सिलेंडर की जो भी व्यवस्था हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर पूरा ध्यान देते हुए काम किया। हमारी नाराजगी मुख्यमंत्री जी से नहीं, मुख्यमंत्री जी से इतना बढ़िया हमारे प्रतापगढ़ पर ध्यान दे रखा है। लेकिन बात इतनी जो अर्जुन बामनिया जी की, पूरे जिले में रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये आंकड़े मुझे बता दे, रिकॉर्ड ली, एक पंचायत में 1 रुपया इन्होंने दिया हो। तो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट का जो पैसा आता है वो अगर इस तरह से जनता के लिए नहीं देते हैं। दूसरी बात, एक और खास बात यह है नाराजगी की शायद सरपंचों की और सबकी, कि इन्होंने एक बांध का काम निरस्त कर दिया, एक नहर निरस्त कर दी, और भी सड़कें, कई सारे काम इन्होंने राजनीतिक द्वेषावश निरस्त किए हैं। ये तो कोविड काल था, बाकी इनका विरोध भी होता है, लेकिन हमने इस विषम परिस्थिति को देखते हुए लोगों से मैंने कहा कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जी बिल्कुल रामलाल जी, आपकी नाराजगी अपनी जगह सही है। कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए जो भी आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और लोगों को भी ये अपेक्षा होती है कि हमारे तमाम जो ज़रूरी कार्य हैं, जैसे आपने नहर का काम बताया, आपने सड़कों का काम बताया, व ज़िले के विकास के लिए जो कई काम हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं उसके बारे में आपने बताया, वो अगर नहीं हो रहे तो वाकई में ये कहीं ना कहीं गलती है और इस बारे में सरकार को, राजस्थान सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। रामलाल जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो वहीं आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता लोकेश नागर भी जुड़ चुके हैं। लोकेश, जानना चाहेंगे, लगातार राजस्थान से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, राजस्थान सरकार एक तरफ तो कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात दिन एक करके इससे
अपनी प्रदेश की जनता को कैसे बचाएं उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विवाद और आपसी फूट थमने का नाम नहीं ले रही। क्या कहना चाहेंगे लोकेश? निश्चित रूप से पिछले दिनों से जिस प्रकार कांग्रेस का माहौल चल रहा है और तमाम तरह की बातें और विधायकों के जो बयानबाजी सामने आ रही है, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाल ही में मीडिया में जिस प्रकार की खबरें चली, 48 से ज्यादा विधायकों की नाराजगी का दावा किया गया, वो कहीं न कहीं कांग्रेस में चिंता का विषय है। क्योंकि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो नेतृत्व को लेकर अदावत हुई थी, पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर राजस्थान ने देखा। इस कोरोना काल में आज जब इंसानियत को बचाने की मुहिम में सरकार जुटी हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सभी नेताओं का फोकस कोरोना महामारी की ओर है। ऐसे में नाराजगी निश्चित रूप से इसी बात को लेकर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक मैनेजमेंट की कमी के चलते विधायक आरोप लगा रहे कि जो अधिकारी है वो विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, और ऐसे में जो कामकाज है, जनता तक मदद पहुंचाने की जो मुहिम है, उसमें परेशानी महसूस इन जनप्रतिनिधियों द्वारा की आ रही है। हेमाराम चौधरी ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, हाल ही में जिस प्रकार उनका मीडिया में बयान सामने आया था, उसके बाद उन्हें धरना देना पड़ा, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं सरकार ने उनकी जो नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास किया। लगातार उनकी जो शिकायतें उन पर काम सरकार कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार हेमाराम के संपर्क में। ऐसे में दावा ये किया जा रहा था कि हेमाराम की नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन एक एक विधायक की नाराजगी जिस प्रकार सामने आ रही है, वैसे ही बात करें, वेद प्रकाश सोलंकी ने अभी सीएमएचओ को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वह जो सीएमएचओ तैनात है वो लगातार कोविड के मैनेजमेंट में फेल नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही एक एससी के सीएमएचओ को ट्रांसफर को लेकर भी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद कल जिस प्रकार पायलट कैंप के जो विधायक हैं इंदिराज गुर्जर, उनका गंतव्य है और पीडब्ल्यूडी के जो कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा की थी, उससे एक बार फिर सियासत गरमा गई थी और दोनों गुटों के जो नेता हैं उनकी बयानबाजी सामने आई थी। लगातार सोशल मीडिया पर टारगेट पायलट समर्थकों द्वारा इंदिराज गुर्जर को किया जा रहा था। उसके बाद इंदिराज गुर्जर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली और अपनी सफाई दी कि उनकी आस्था अब भी पायलट में, और ऐसी कोई बात नहीं है। पीडब्ल्यूडी के जो विकास के काम थे उनके उद्घाटन में मात्र उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया था। लेकिन इस प्रकार की खींचतान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट भी कह चुके हैं इस कोरोना महामारी के दौर में राजनीति छोड़कर सभी नेताओं को जनता की मदद करनी चाहिए और अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग जरूरतमंद हैं या कोरोना के मरीज हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की अंतर्कलह सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ कहीं ना कहीं सत्ता के संतुलन को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान सभी विधायकों को आश्वस्त किया था कि तमाम जो विकास के काम होंगे वो उनके द्वारा करवाए जाएंगे और तरीज दी जाएगी सभी विधायकों को। ऐसे में अब कहीं ना कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा काम हो रहे हैं और कहीं कम हो रहे हैं, तो नाराजगी स्पष्ट रूप से निकलकर बाहर आ रही है। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, जबकि इसके लिए कमेटी, समन्वय कमेटी बनाई गई थी राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन देखा जा रहा है इसके बावजूद विधायकों की जो नाराजगी है कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, जिससे आने वाले वक्त में कांग्रेस को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं कोविड-19 से जूझती राजस्थान सरकार को ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कहीं आगे आने पर नुकसान ना पहुंचा दे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन को 6 माह पूर्ण होने पर देश भर में काला दिवस मनाया गया। बूंदी जिले में भी किसान मजदूर संघर्ष समिति और अखिल भारतीय किसान संवर्ग समिति ने काला दिवस मनाया। किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष कुलविंदर सिंह ने कहा कि देश के किसानों की ओर से किए जा रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूर्ण हो गए हैं, लेकिन सरकार किसानों की पीड़ा को समझ नहीं रही, जिसे लेकर आज किसान काला दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की, तो वहीं किसान आंदोलन में बलिदान हुए किसानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। आज काला दिवस मना रहे हैं सारे किसान। आज 6 महीने हो गए किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए, और ये हिटलरशाही सरकार, हठधर्मी सरकार अन्नदाताओं के खिलाफ एक तरीके से मौत का फरमान जो इन्होंने जारी किया है, अपने काले जो इन्होंने कानून बनाए उनको वापस नहीं ले रही है। तो आज 470 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन उन पर उनकी लाशों पे पैर रख के तांडव मना रहा है ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। आज इसका हमने किसानों ने सबने मिलकर के अपना काला दिवस मनाया और केंद्र सरकार का पुतला जलाया है। तो इतनी हठधर्मी सरकार है कि जो 470 किसानों के शहीद होने के बाद भी ये किसानों के बारे में कुछ सोच नहीं रही है।
तो मैं आपको बता दें कि अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर से जोधपुर के एक मासूम के लिए मसीहा बनकर सामने आए। 3 महीने के इस मासूम के पिता और माता दोनों ही कोरोना से संक्रमित हैं। पिता अस्पताल में एडमिट है, तो वहीं संक्रमित होने के कारण मां भी स्तनपान नहीं करवा पा रही। ऐसे में परिजनों ने डॉक्टर से विकल्प पूछा तो उन्होंने एनफेमिल एविन स्टेज मिल्क पाउडर पिलाने की सलाह दी। परिजनों की लाख तलाश पर भी शहर में यह उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसे में परिवार की इस परेशानी को पड़ोसी मित्र अशोक सबलपुर ने सोनू सूद तक पहुंचाया। अशोक ने सोनू सूद को टैग कर सोशल मीडिया पर यह समस्या बताई, जिसके बाद सोनू सूद ने रिप्लाई कर मिल्क पाउडर का इंतजाम कर दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना करवाया। मिल्क पाउडर को दिल्ली से किशनगढ़ तक फ्लाइट में भेजा गया। उसके बाद इसे अजमेर से लेकर जोधपुर ले जाने की व्यवस्था सोनू सूद की टीम से जुड़े राजवीर सिंह कछवाहा एवं हितेश जैन ने की। बेबी मिल्क पाउडर है जो कि अशोक जी सादलपुर हैं, इन्होंने सोनू भाई को ट्वीट किया था। कोई लेडी है, उनकी 3 महीने की डॉटर है, जो लेडी जो है वो कोविड पॉजिटिव है और उनको फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको एक ये पाउडर था जो पूरे राजस्थान में कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्हें सोनू सूद जी से ट्विटर के माध्यम से हेल्प मांगी और फिर सोनू भाई ने मतलब 24 आवर्स में ये अरेंज करके हमें जिम्मेदारी दी कि इनके घर पे सुरक्षित वो पाउडर घर पे पहुंचाना है। ये आप कहाँ से लेके आए और किस तरह लेके आए? ये सोनू भाई ने दिल्ली से किशनगढ़ भेजा था, फिर हम किशनगढ़ से यहाँ बाय रोड यहाँ पे इनको पहुँचवाए। आप लोग कौन कौन हैं इसमें? इसमें मैं, राजवीर जी कछवा और सोनू सूद जी फाउंडेशन से। आगे और भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए अगर होगा अवेलेबल होगा उनके पास तो वहीं चिकित्सा विभाग में लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर संवर्गों ने अपनी मांगों को लेकर बहरोड उप जिला अस्पताल प्रभारी सुरेश यादव को ज्ञापन सौंपा। लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर संवर्गों को ग्रेड पे में सुधार एवं अन्य मांगों के संबंध में बहरोड संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लिखा है कि लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर संवर्ग को प्रथम नियुक्ति पर ग्रेड पे 4,200 रुपए किया जाए। साथ ही विशेष वेतन संक्रमण एवं रेडिएशन को ध्यान में रखते हुए मूल वेतन का 25% किया जाए। इसके अलावा मैस भत्ता 250 रुपए के स्थान पर नर्सिंग संवर्ग के समान 1,250 रुपए प्रतिमाह करने सहित कई अन्य मांगे इस ज्ञापन में रखी। के लिए संयुक्त रूप से हमारी मूल समस्या ग्रेड पे की है, जो आप भी हमें केवल ग्रेड पे सहायक रेडियोग्राफर को 2800 ग्रेड पे मिल रही, जो 4200 ग्रेड पे होना चाहिए हमारी क्वालिफिकेशन हिसाब से। नंबर 2 बिंदु हमारा विशेष स्पेशल पे हमारा मूल वेतन का 25% होना चाहिए, क्योंकि हमारा जोखिम भरा कार्य है। HRCT हम करते हैं, एक्सरेज करते हैं, कोविड में करते हैं। और विशेष हमारी मांग इसके साथ साथ है, मेन चीज़ हमारा मैस भत्ता की बात है। मैस भत्ता हमें 250 रुपये मात्र मिलता है, जो हमारी मूल छोटी सी मांग है 1250 हमारा किया जाए। तो वहीं भीलवाड़ा में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे लोगों का पुलिस ने नाकेबंदी की जगह पर ही कोविड सैंपल लेना शुरू कर दिया। भीलवाड़ा शहर के सांगानेरी गेट पर बेवजह आने जाने वालों को रोककर उनका चालान भी किया जा रहा है और यहां से लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगवाई जा रही है, जिससे कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। जी के निर्देशानुसार कोविड सैंपलिंग करवा रहे हैं रैंडम, जिसमें जो बिना कारण के आदमी बाहर निकल रहे हैं इनको समझाइश कर रहे हैं, चालान बन रहे हैं, तो उनका सबका सैंपलिंग करवा रहे हैं और जो पॉजिटिव आता है उनको मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। क्वारंटाइन जिनको लक्षण नहीं होते उनको क्वारंटाइन घर पे ही करवा देते हैं और इनकी रिपोर्टिंग अर्जेंट में करवाते हैं। अभी सैंपल लेकर शाम तक इनकी रिपोर्टिंग करवा देते हैं और इससे ये नाजायज़ आदमी नहीं निकले बाहर, जिसका काम हो समझ में आए, जिसको कोई काम नहीं हो, केवल देखने के लिए भी बाजार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके लिए निकलते हैं और वो पॉजिटिव होगा तो वो दूसरों को भी संक्रमित करेगा। इस चीज़ से लिए हमने अजमेर चौराहे पे करवा रहे हैं, सांगानेरी गेट पे करवा रहे हैं, शास्त्री नगर में करवा रहे हैं। मंत्री जी के निर्देशानुसार कोविड सैंपलिंग करवा रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि सीकर जिला कलेक्टर अविचलित चतुर्वेदी ने अजीतगढ़ के सरकारी चिकित्सालय के कोविड-19 केयर सेंटर और परिसर में लग रहे निर्माणाधीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन की तारीफ भी की। साथ ही निर्देश दिए कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां पूर्ण रूप से शुरू कर दें, क्योंकि इस लहर में छोटे बच्चे प्रभावित होंगे और अगर ऐसा होता है तो हम पूरी तरह तैयार रहें। वो फ्यूचर के हिसाब से करनी है। अब देखो पिछले साल अपन को लगा कि खत्म हो गया है, फिर मार्च अप्रैल में दोबारा चालू हो गया, तो
तो इसलिए अपने को ये नहीं सोचना है कि ये ऐसे ही मतलब चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। वहीं राजस्थान में अब हर जरूरतमंद असहाय व्यक्ति को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का बड़ा कदम पहले से सरकार द्वारा संचालित और अब आम जन के लिए इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन की सुविधा शुरू कर दी गई है। बीकानेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल परिसर में चल रही निःशुल्क इंदिरा रसोई के सेंटर पहुंच बीकानेर से न्यूज इंडिया संवाददाता के सिंह ने इसका जायजा लिया और बातचीत की नगर निगम के आयुक्त गौरी से। कोरोना महामारी के चलते इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम लोग मौजूद है बीकानेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में, जहां पर इंदिरा रसोई का ये एक तरह से कहा जा सकता है कि सेंटर है जहां पर निःशुल्क भोजन मिल रहा है। और अभी बीकानेर के जो नगर निगम के आयुक्त हैं गौरी साहब, जिन्होंने बिल्कुल निरीक्षण किया है, निरीक्षण के बाद पूछते हैं हम इनसे कि क्या कुछ खास आपको लगा। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे इंदिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है और बच्चे और महिलाएं जो खाना खा भी रही है, आप देख रहे थे। और उनको जब खाने की क्वालिटी के बारे में पूछा गया, बड़ा स्वादिष्ट है। सुबह भी खाना उन्होंने खाया था, लगभग 400 खाने अभी तक खा चुके हैं। जो व्यक्ति जैसे पैसे देने का सामर्थ्य नहीं रखता है लॉकडाउन की वजह से, वो यहाँ इंदिरा रसोई में आकर निःशुल्क खाना खा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है कि कोई भी भूखा ना सोए, उस पहल के चलते ही ये कार्य किया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो रेन बसेरा भी है, उस रेन बसेरे में जो लोग रुके हुए हैं उनको भी निःशुल्क भोजन दिया जाता है। गौरी साहब, आपने यहाँ देखा हुआ कि सामान की खाने पीने के जो सामान है उसकी व्यवस्था किस तरह की है और क्या क्वालिटी है, क्योंकि अभी राजस्थान में कई जगहों पर इंदिरा रसोई का निरीक्षण हो रहा है और बीकानेर में चूंकि आप भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देख रहे हो खाने में जैसे जो कड्डी और जो सब्जी बनाई गई है, जो अपने घरों में जिस तरह से अपने बनाते हैं उसी तरह का खाना है। और रोटियाँ बिल्कुल बिना जैसे जलाए हुए साफ सुथरी और बहुत ही जैसे हमारे हाइजीनिक तरीके से बनाई गई है और परोसी जा रही है। कुल मिलाकर आप भी संतुष्ट हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं इसको। जी, तो देखिए, तो निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि बीकानेर में बेहद ही शानदार तरीके से इंदिरा रसोई, खासतौर पर अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं सैटेलाइट हॉस्पिटल में, जहाँ पर अच्छा खाना मिल रहा है। चूँकि बीकानेर के जो आयुक्त है नगर निगम के, उन्होंने भी इसे देखा है, जांचा है, बताया। के सिंह, न्यूज़ इंडिया, बीकानेर। तो वहीं जालोर जिले में एसपी श्याम सिंह के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और रोकथाम और बरामदगी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में चितलवाना पुलिस थानाधिकारी खम्माराम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने डावल सरहद में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोर को टैंकर के साथ दस्तयाब किया, तो वहीं पुलिस टीम ने किशोर के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 284.6 किलोग्राम डोडा पोस्त की खेप भी बरामद की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं टॉक में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस ने अब एक और नवाचार, मास्क पहनने का अभियान शुरू करवाया है। 2 दिवसीय अभियान के तहत आमजन को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जाएगा और साथ ही साथ मास्क कैसे लगाएं और इसे लगाते समय सावधानी बरतें, इस पर भी जोर दिया गया। इस अभियान की शुरुआत टोंक एडिशनल एसपी सुभाष मिश्रा और सीओ चंद्र सिंह रावत ने घंटाघर चौराहे से की और आमजन को मास्क भी बांटे। दिवसीय विशेष अभियान है। वैसे हमारा रोजाना प्रयास रहता है कि लोग मास्क ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मैक्सिमम हर आदमी के पास में मास्क होना चाहिए और मास्क सही तरीके से लगा होना चाहिए। इसकी पालना भी हो रही है। लेकिन 2 दिवस, ये 25 और 26 तारीख का 2 दिवस का एक हमने विशेष अभियान चलाया है कि जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इन प्रयासों को कितनी सफलता मिल रही है, इसका लोग पालना। व्यापार महासंघ में मनीष कुमार बंसल, व्यापार मंडल अध्यक्ष। हम सभी व्यापारियों का मिलजुल कर प्रशासन को पूरा सहयोग रहता है कि मास्क हो, सैनिटाइज हो या किसी भी प्रकार से कोविड की पालना में जितने भी आने वाली सामग्री उसका वितरण करने में हम शहर की मुख्य प्रमुख दुकानों पर, गली मोहल्ले में जितनी दुकानें उन सब पर हमारा ये मास्क वितरण का कार्यक्रम, सैनिटाइज के बारे में जानकारी, कोविड की किस। वहीं राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन ने अब सख्ती दिखाई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को हेल्थ प्रोटोकॉल और सरकारी गाइडलाइन की गंभीरता से पालना कराने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत अब तक
23,28,000 से भी अधिक लोगों के चालान किए गए हैं। कर्फ्यू और क्वारंटाइन मापदंडों का उल्लंघन करने पर अब तक 4,990 FIR दर्ज कर 12,329 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक्शन में जो अरेस्ट हुए हैं 41,346 पर्सन्स। MV एक्ट में जो चालान किए गए हैं वो हैं 21,66,707। MV एक्ट में जो सीज्ड व्हीकल्स हैं वो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।